हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। गैस कैसे आप सभी, आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? आई होप कि अच्छा ही चल रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह चीन की गुप्तचर संस्था है। कहाँ की? चीन की। ठीक है, और भारत का तो बहुत बार पूछा गया है, रॉ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से किस देश को पहले जाना जाता था? तो यह है जापान। जापान को निप्पन के नाम से पहले जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये हैं कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसको नहीं पता है? सबको पता है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? यूनिवार्ता यूनिवार्ता किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? जल्दी बताओ। यूनिवार्ता, तो यह भारत की ही एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीटी, आईसीटी ये नहीं है, आईसीजे है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, ये हेग में स्थित है। ठीक है, द हेग में स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। और इसमें टोटल जज कितने होते हैं? याद होगा आपको, मैंने बताया था इसमें टोटल जज 15 होते हैं। और ये जो जज होते हैं, इनका जो टेनर होता है वो कितना होता है, यानी समय जो होता है, इनका काल जो होता है, ठीक है, टाइम पीरियड, वो कितना होता है? वो होता है 9 साल का। ये याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो जजों का जो काल है वो है 9 साल, जजों की संख्या है 15, और गठन कब हुआ था? 1945। ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है? डॉन कहाँ का समाचार पत्र है? तो डॉन पाकिस्तान कराची का एक समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है, जापान का डेट्राइट, जापान का डेट्राइट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? जापान का डेट्राइट, इस उपनाम से किसको जाना जाता है? ये नगोया को जाना जाता है। ठीक है, नगोया को जापान का डेट्राइट के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है जिनेवा में। और WHO का गठन कब हुआ? WHO का गठन हुआ था 1948 में। ठीक है, कब हुआ था? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसके अभी वर्तमान में जो चीफ हैं वो कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के? ये हैं टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। क्या है नाम इनका? टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। ये है WHO के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से और भी कुछ है? हाँ, इसका अभी वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में इसका डायरेक्टर जनरल कौन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का? पता हो तो जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट है। ये हैं गे राइडर। क्या है नाम इनका? गे राइडर। ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान के चीफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ठीक है, किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। और अगर यूरोप का कॉकपिट आपसे पूछा जाए, किसको कहा जाता है? तो यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है बेल्जियम को। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कॉकपिट बेल्जियम और खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चों ने तेंजिंग नोर्गे मारा होगा, कुछ ने शेरपा हिलेरी मारा होगा,
लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए दोनों आंसर नहीं होगा, आंसर सिर्फ तेंजिंग नोर्गे होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे शेरपा हिलेरी है और आप जानते हो ये एडमंड हिलेरी थे, ठीक है, शेरपा हिलेरी ये नहीं थे, इस कारण से ये नाम आपका गलत है, ठीक है। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा तेंजिंग नोर्गे, क्योंकि इन्हीं का पूरा नाम था शेरपा तेंजिंग नोर्गे। एक्चुअली में पूरा नाम नहीं बोल सकते, शेरपा क्या है ये आप जान लो। शेरपा नेपाल में एक तरह का आप बोल सकते हो जनजाति, ठीक है, एक तरह का जनजाति है नेपाल में। तो तेंजिंग नोर्गे जो थे ये नेपाल से थे और शेरपा जनजाति से बिलोंग करते थे, इसलिए इसको हम लोग इनको शेरपा तेंजिंग नोर्गे के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ से 2-3 चीजें याद रखना। तेंजिंग नोर्गे अभी मैंने बताया ये नेपाल से थे, किस जनजाति से? शेरपा से। और जो एडमंड हिलेरी थे, ठीक है, एडमंड हिलेरी ये कहाँ से थे? ये थे न्यूजीलैंड से, ठीक है। इन्होंने कब की थी चढ़ाई? 1953 में। कब की थी? 1953 में। और डेट क्या था? 29 में। डेट इंपॉर्टेंट है, कब था, कब किया था इन्होंने चढ़ाई? 29 मई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं या दिए जाते हैं? राज्य के विधानसभा के सत्रावसान के आदेश, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। जब भी आपके लोकसभा का बात किया जाता है तो लोकसभा का सत्रावसान जो होता है उसका आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन राज्य का जब बात किया जाएगा तो ये हो जाएंगे राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? अनुसूची 6 इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? जल्दी बताओ कौन सा राज्य है वो राज्य है मणिपुर, ठीक है। अनुसूची 6 कहाँ कहाँ लागू होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में अनुसूची 6 लागू होती है, लेकिन मणिपुर में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान का बात किया जा रहा है, तो लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ लाया गया था? ये लाया गया था अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत, इन 4 देशों में से बताओ कहाँ दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? कहाँ है? यह है अमेरिका में। अमेरिका में आपको पता होगा एक सिटीजनशिप पूरे कंट्री का मिलता है, और फिर जिस राज्य में आप रहते हो अमेरिकन राज्य में, वहां का अलग से सिटीजनशिप मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल शासन, इसका उदय कहाँ हुआ था? इसका उदय अमेरिका में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शक्ति या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है या किसमें निहित होती है? देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सही करते हैं, कुछ स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। जब भी वो वास्तविक देखते हैं तो वो लोग मार देते हैं प्रधानमंत्री, और कार्यपालिका शक्ति देखते हैं तो वो लोग मार देते हैं राष्ट्रपति। एक्चुअल में यहाँ पे दोनों एक साथ डाला हुआ है, इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। दोनों का आंसर एक ही होगा, वो होगा राष्ट्रपति, ठीक है। देखो जो वास्तविक शक्ति है, जो एक्चुअल पावर है, वो राष्ट्रपति में निहित होता है, और ये आर्टिकल 53 में क्लियरली कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 52 के अनुसार जो राष्ट्रपति का पद है उसका सृजन हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगा वो राष्ट्रपति में निहित होगा, और राष्ट्रपति इसको यूज कैसे करेंगे? तो राष्ट्रपति इसको प्राइम मिनिस्टर, एक तो प्राइम मिनिस्टर का चर्चा नहीं किया गया है, उसमें मंत्रिपरिषद का चर्चा किया गया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के मदद से इसको यूज करेंगे, यानी इस पावर को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब उस मंत्रिपरिषद में जो सबसे ऊपर है वो है प्राइम मिनिस्टर,
तो प्राइम मिनिस्टर जो फैसला लेंगे वो मंत्रिपरिषद का फैसला होगा, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि उसको यूटिलाइज जो किया जाता है पावर को, वो किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन वो निहित किस में होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग कौन करता है, अगर ये पूछा जाता तो आंसर होता है प्रधानमंत्री, लेकिन किसके पास होती है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। कौन है ये है राज्यपाल। राज्यपाल को हम लोग हटा नहीं सकते, ठीक है, राज्यपाल को हटाने का कोई साधन नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकते हैं, राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल को रख सकते हैं, यानी उनके इच्छानुसार ही राज्यपाल रहते हैं। अब आपने देखा होगा एक चीज कि एक स्टेट में अगर किसी राज्यपाल को प्रॉब्लम हो रहा है या स्टेट को राज्यपाल से प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, यानी प्रेसिडेंट इसको यानी इस राज्यपाल को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर देते हैं। बस यही एक पावर है, सॉरी एक पोस्ट है आपके क्या बोल सकते हो, सरकारी जो भी आपका गवर्नमेंट वाला चीज़ है, इसमें यही एक पोस्ट है जिसमें ट्रांसफर होता है और कोई ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सरकारी नौकरियों का बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपके सरकार में आते हैं जैसे प्रेसिडेंट, सीएम या कोई भी मिनिस्टर या राज्यपाल, तो राज्यपाल को ही एक लौता एक ऐसा है जो ट्रांसफर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको हटाने का प्रावधान है नहीं तो एक स्टेट में जैसे ये आए वहाँ खत्म हो जाते ये, अगर वहाँ पे नहीं टिक पाते तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। जिला कलेक्टर किसके अधीन रहकर कार्य करते हैं, तो यह करते हैं संभागायुक्त के अधीन रहकर। अब यहाँ पे है आपका संभागायुक्त, या इसको बोल सकते हैं संभागीय आयुक्त, ठीक है। कौन हुए ये हुए डिविजनल कमिश्नर। कौन हुए? डिविजनल कमिश्नर। जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप जानते हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के सबसे सर्वोच्च अधिकारी ये होते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है वो इनके देखरेख में होता है, डिविजनल कमिश्नर के देखरेख में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। मातृभाषा में यानी मदर टंग में पहला जो आपका शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो मिलना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये आपका अनुच्छेद 350A, ठीक है। 350A और 350B में ये कहा गया है कि आपका जो बेसिक एजुकेशन है वह आपके मदर टंग में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री देश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उलटफेर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? ये होता है भारत के मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है। भारत के मंत्रिमंडल सचिव ये होते हैं भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। अनुच्छेद नहीं होगा, अनुसूची होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 8th शेड्यूल में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ कौन सी भाषा है वो। तो वो भाषा है संथाली। देखो इसमें बहुतों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस आपके लिए थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। देखो 8th शेड्यूल का अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, 3 संशोधन को याद रखना है। सबसे पहला 21वां संविधान संशोधन, फिर 71वां संविधान संशोधन और फिर 52वां संविधान संशोधन। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी आपने देखा, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कितनवें संविधान संशोधन में ऐसा हुआ, या आपसे ये पूछा जाएगा कि संथाली कब जोड़ा गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बस इन 3 पॉइंट को आप याद रखना। सबसे पहला मैंने बताया कौन सा संविधान संशोधन, 21वां, फिर 71वां, फिर 52वां। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1967 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में।
और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 2003 में। तो अभी अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 2003 में कितनवां संविधान संशोधन हुआ, तो आप भूल जाते। तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, और अभी जो संथाली भाषा जोड़ा गया था वो इसी के तहत जोड़ा गया था। चलो एक तरफ से देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ, इसमें किस भाषा को जोड़ा गया? इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको? सिंधी को। ठीक है। 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसमें कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया? अगर किसी को पता है जल्दी से बताओ। 1992 में 71वां संविधान भाषा में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया? इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा है वो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको 1992 में 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद आया लास्ट आपका 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। वो 4 भाषा कौन कौन सा है? वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है। ये 3-4 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है और आगे भी बनता रहेगा। इसका आप एक तरह से कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लो और याद रखो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? जल्दी बताओ, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो किस अनुसूची में है वो? किस अनुच्छेद में है? वह है अनुच्छेद 338 ए। कौन सा अनुच्छेद है? 338 ए। क्या कहा गया है इसमें? इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू करने के पीछे क्या कारण है? ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्यों शुरू किया गया था? ये किया गया था नेवला के बालों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए। ठीक है। जो आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं ब्रश, ठीक है, उसमें जो बाल लगा हुआ होता है सामने में, ठीक है, वो नेवला का बाल होता है। तो उसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टाइफून टियोस किस देश से टकराया था? तो दिसंबर में, शायद दिसंबर 2019 में आपका एक टाइफून टायोस नाम का आया था। ये किस देश से टकराया था? यह टकराया था फिलीपींस से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए छठे पुरुष बैलन डियोर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? छठा पुरुष बैलन डियोर पुरस्कार 2019 में किसको मिला? यह मिला था लियोनेल मेस्सी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? ये था 21वां संस्करण एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का, और इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी हाल ही में खबरों में थी, वह किस खेल से जुड़ी हैं? दीपिका कुमारी किस खेल से हैं? तो दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? दीपिका कुमारी तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बस्कर मेनन का निधन हो गया, वह एक डैश थे। तो बस्कर मेनन किस फील्ड से संबंधित थे? यह पत्रकार थे, और यह केरल के एक पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्ट ऑफ विष्णु के लेखक कौन है? द वॉल्ट ऑफ विष्णु के लेखक कौन है? अब ये सारा जो क्वेश्चन में है, ये वॉल्ट ऑफ विष्णु के बारे में है कि जो भारत सीरीज का छठा संस्करण है, और यह इतिहास, पुराण, संस्कृति, दर्शन, भूविज्ञान और विज्ञान का संयोजन है, और कहानी का आधा हिस्सा चीन के बारे में बताता है। द वॉल्ट ऑफ विष्णु, इसके लेखक हैं अश्विन सांघे। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यदुगुरी संदीप्ति जगमोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 225 रुपए प्रतिदिन या 5,000 रुपए प्रति माह के लिए चिकित्सा आवंटन का भत्ता प्रदान करती है। तो आंध्र प्रदेश में एक स्कीम चलाया गया है, वह चिकित्सा के क्षेत्र के लिए, ठीक है, चिकित्सा के लिए दिया जाता है 225 रुपए प्रतिदिन या 5,000 रुपए प्रति माह, ये दिया जाना है। किस योजना के तहत? यह है YSR असरा योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोषण के महत्व के संदेश को फैलाने के लिए नई दिल्ली में पोषण गान की शुरुआत किसने की? तो पोषण गान का शुरुआत किया गया था पोषण के महत्व के संदेश को फैलाने के लिए नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत वेंकैया नायडू के द्वारा की गई थी। ठीक है। और इसके गीतकार कौन है? गीतकार हैं प्रसून जोशी। ठीक है। और इसको संगीतबद्ध किसने किया था? तो शंकर महादेवन ने इसको संगीतबद्ध किया था।
अगला क्वेश्चन है, पानी के नीचे या समुद्री पुरातत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ बनाया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, इसकी स्थापना लोथल गुजरात में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसको प्राप्त हुआ है? यह है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और ऐसा सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए मानदंडों के अनुसार सेवा क्षेत्र में सुविधा को पोर्ट करने के लिए कितने दिन निर्धारित किए गए थे? अभी देखो, अभी आप कोई भी मोबाइल सिम उसको अगर पोर्ट करते हो तो उसको करने में कितना टाइम लग जाता था? 5 दिन लग जाता था आपके नए जो कनेक्शन है, नया जो कंपनी है उसमें ट्रांसफर होने में, ठीक है, 5 दिन लग जाते थे, लेकिन अब लगेंगे 3 दिन। ये दिसंबर 2019 में ही डिसाइड कर लिया गया था, अब इसको टाइम घटाकर 3 दिन कर दिया जाएगा। तो अब आप अगर करवाना चाहते हो तो अब आपका 3 दिन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग ने ऊर्जा और स्थिरता पर सहयोग के लिए रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलना है? इन शॉर्ट आपको ये बताना है कि किस देश के डिपार्टमेंट ने भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाया जाएगा। तो ये है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, अंगटाड बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अंगटाड के बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C ई कॉमर्स इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष पर रहा है नीदरलैंड, ठीक है, और भारत का पोजीशन इसमें है 73rd। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस 2019 के लिए इकोनॉमिक टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया था? ये किया गया था अरुण जेटली को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अभिनेता का नाम बताइए जिसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये है जोक्विन राफेल फिनिक्स, और ये एक अमेरिकी अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सुलभ भारत अभियान के कार्यान्वयन में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास व उत्कृष्टता के लिए अपने सुगम्य भारत अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन सा राज्य है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2019 को अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? अभी ये हैं सुंदर पिचई, ठीक है। गूगल के ये पहले से थे और अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी इनको CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 परीक्षण को कहां से दागा गया था? यानी पृथ्वी 2 का परीक्षण कहां से किया गया? ये किया गया चांदीपुर ओडिशा से, ठीक है। और यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसका रेंज है 350 किलोमीटर। कितना रेंज है? 350 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वीडियो व्याख्यान और व्यायाम प्रदान करके छात्रों के लिए नई ई-लर्निंग के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? मधु ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? मधु ऐप ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस फर्म का नाम बताइए जिसने दुनिया के सबसे कम खुराक वाले रोटा वायरस वैक्सीन को विकसित किया जिसे रोटावैक 5D कहा जाता है, जो छोटे बच्चों में रोटा वायरस दस्त को रोकता है। तो रोटावैक 5D इसको किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस डैश पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम कौन करता है? कौन करता है? ये करता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? सर्वसम्मति से भारत का चुना जाने वाला राष्ट्रपति तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है?
तो यूपी में एक योजना को लॉन्च किया गया है आदित्यनाथ के द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए। कौन सा योजना है वो है आपका, जल्दी बताओ कौन सा योजना है? वह है कन्या सुमंगल योजना। क्या है? कन्या सुमंगल योजना। अगला क्वेश्चन है चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे आपको कहीं आंसर मिलेगा उच्च न्यायालय, कहीं पे आंसर आपको चुनाव आयोग मिलेगा। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा उच्च न्यायालय। ठीक है, चुनाव से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो सभी चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है, लेकिन चुनाव याचिका जिसको इलेक्शन पिटीशन बोलते हैं, अगर कहीं पे गैर कानूनी तरीके से कोई काम हो रहा है, चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो कोई भी कंप्लेन कर सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, और उस पर डिसीजन हाई कोर्ट का ही होता है। लेकिन चुनाव संबंधी जो भी चीज़ें हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें चुनाव आयोग लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विरोध की विफलता का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विरोध की विफलता का मेन कारण क्या था? जल्दी से ऑप्शंस पढ़ो और आंसर करो क्या था। तो देखो, जब चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको सही जो ऑप्शन लगेगा वह है ए, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। ये एक मेजर रीजन था जो 1857 में जो विरोध हुआ था वो विफल हो गया। अगला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह गांधी जी की आत्मकथा है, आप सभी को पता है। ठीक है, बेसिकली जो इसको लिखा गया था वह गुजराती भाषा में लिखा गया था और फिर बाद में इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किए गए थे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन शायद एक दिन आया हुआ था, महात्मा गांधी का जो जीवनी है वह किस भाषा में ओरिजिनली लिखा गया था उनके द्वारा, तो शायद वहाँ पे अपना आंसर गलत हो गया था। तो आपका सही जो आंसर है वो होगा गुजराती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या होता है, ये आपको बताना है। क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता? यह है कि जो भी आपका जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन का साधन है वह सभी निजी स्वामित्व का होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर का होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं है? इनमें से अगर आप देखोगे तो बिक्री कर एक ऐसा कर है जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, यह इनडायरेक्ट टैक्स है और अल्टीमेटली यह लास्ट कंज्यूमर को चुकाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी बनाता है, यानी यूएनडीपी इन चारों में से किस चीज का निर्माण करता है? यूएनडीपी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक बनाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है कौन? यूएनडीपी। यहां से आपको यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये दो तीन बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति के आशय हैं। राजकोषीय नीति का क्या आशय होता है? राजकोषीय नीति का आशय क्या है? क्या है? सरकारी कर, व्यय और ऋण, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? जनमत को आधिकारिक स्वरूप लोकतंत्र में किसके माध्यम से मिलता है? किसके माध्यम से मिलता है? यह मिलता है संसद के माध्यम से। किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा एक ऐसा चीज है जो विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं हो सकता है? वह क्या है? वह है धार्मिक परिस्थितियां। किसी भी देश का धार्मिक परिस्थिति उस देश के फॉरेन पॉलिसी पर असर नहीं डाल सकता है, या उसके हिसाब से जो फॉरेन पॉलिसी है उसको नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मिलान देखो कौन सा सही नहीं है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश लखनऊ। क्या उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है? बिल्कुल है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश शिमला, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ये गलत है। आंध्र प्रदेश का कहाँ है? अमरावती। ठीक है, हैदराबाद आपका तेलंगाना का है, तो आपका ये गलत है।
अगला क्वेश्चन है, समुद्र की लहरों में भंडारित होती है, किस तरह का ऊर्जा समुद्र की लहरों में भंडारित होती है? तो यह है आपका गुरुत्वीय ऊर्जा, द्रव्य चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ये सारे ऊर्जाएं जो है समुद्र की लहरों में भंडारित होती है। आपका हो जाएगा तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होता है समुद्र की लहरों में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच किस नाम से 31 अक्टूबर को संयुक्त सैन्याभ्यास आरंभ किया जाएगा, यानी किया गया पिछला साल, फिर अगले साल होना है, तो ये आपका 2019 का बात किया जा रहा है। ठीक है, क्या गया जाएगा के जगह यहाँ पे क्या गया होगा। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को संयुक्त सैन्याभ्यास आरंभ किया गया भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो किस नाम से आपको वो बताना है। वो नाम क्या है? वो है शक्ति 2019। क्या नाम है? शक्ति 2019। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्लैंड से या ग्रंथि से स्रावित किया जाता है? तो यह थायरॉइड ग्लैंड से स्रावित किया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अवटु ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? इन चारों में से ये बताओ, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? यह आपका पित्त, यह बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। अगला क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी दिखाता है? बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। प्रकाश, ताप, खनिज या जल। तो इन चारों में से अगर सिर्फ जल अवेलेबल हो तो बीज अंकुरित हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं। तो पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है शैलोदवीर या जीरोफाइट्स, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया? गणपति उत्सव महाराष्ट्र में बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो गया, किसके वजह से? यह बाल गंगाधर तिलक के वजह से। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक था। बुलंद दरवाजा किस मुगल शासक ने निर्मित किया? तो कौन थे वो? वो थे अकबर। इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्विराज लागू किया गया था। प्रांतों में द्विराज या द्वैध शासन प्रणाली लागू कब किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। अगर यहाँ पे प्रांतों की जगह केंद्र में देता तो आपका आंसर हो जाता 1935। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त हो गई, तो भी आपका आंसर 1935 होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार का विशालतम मरुस्थल निम्न में से कौन सा है? संसार का विशालतम मरुस्थल कौन सा है? यह है आपका सहारा मरुस्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी सरिता में अपरदन की दर न्यूनतम होती है। सरिता क्या हुआ? सरिता मतलब यहाँ पे नदी का बात किया जा रहा है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता। तो किसी नदी में अपरदन की दर न्यूनतम होती है, तो आपको किसी भी नदी में जो अपरदन का दर है वो न्यूनतम कहाँ आपको दिखेगा, किस कंडीशन में आपको दिखेगा? किस कंडीशन में दिखेगा? जिस नदी का चौड़ाई जो है वह अधिक होगा वहां अपरदन यानी कटाव जो है वह न्यूनतम होगा। स्वाभाविक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये नदी का बहाव क्षेत्र है, अगर ये छोटा है तो पानी का स्पीड ज्यादा है तो ये इसको काटता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बड़ा एरिया है तो यहाँ पे जो कटाव है यानी अपरदन की क्रिया है वह कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाम सह्याद्री किससे संबंधित है? सह्याद्री किससे संबंधित है? किससे संबंधित है सह्याद्री? यह पश्चिमी घाट से संबंधित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में क्यों लोगों की मृत्यु हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता। जब आप चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में, इसीलिए लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कौन है अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश? ये हैं जस्टिस एस ए बोबडे, और ये कितनवें हैं? ये हैं 47वें।
अगला क्वेश्चन है, यदि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर को अगर खुले हवा में आप छोड़ दोगे तो क्या असर दिखेगा, तो उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को खुले हवा में छोड़ने से उसकी क्लोरीन जो है वह समाप्त होने लगती है। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। आर्सेनिक प्रदूषण से क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। आर्सेनिक प्रदूषण से क्या हो सकता है। तो देखो इन सभी ऑप्शंस को अगर देखोगे तो इसमें से एक है ब्लैक फुट रोग, जो आर्सेनिक प्रदूषण वाला पानी से या किसी भी तरह के यूज से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय एयरलाइंस ने अपने एक विमान के टेल पर सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह एक ओंकारा बनाया है। तो कौन सा वो भारतीय एयरलाइंस है जिसने अपने विमान की टेल पर सिख का प्रतीक चिन्ह एक ओंकारा बनाया है। वो कौन सा कंपनी है, वह है एयर इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शुष्क वायु के दो मुख्य घटक निम्न में से कौन से हैं। शुष्क वायु यानी जो ड्राई एयर है उसका दो मुख्य घटक क्या क्या है ये आपको बताना है। तो ड्राई एयर इसका दो मुख्य घटक जो हो सकता है वह है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आपका सही आंसर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है। स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है, किसके शरीर में पाया जाता है, तो यह कीटों के शरीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थान पर हाल ही में कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया है। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु, इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, ये किया गया है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है। नियंत्रक के रूप में किस सामग्री का प्रयोग हम लोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में, किसका प्रयोग करते हैं नियंत्रक के रूप में, यहाँ पे नियंत्रक के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ मटेरियल्स है, ठीक है, उससे बने जो रड है उसको यूज किया जाता है। उसमें से क्या क्या होता है, उसमें आपका कैडमियम होता है, बोरॉन होता है, ठीक है, सिल्वर होता है, इंडियम होता है। तो जनरली आपको एग्जाम में दो चीजें देखने को मिल सकती है, कैडमियम और बोरॉन। ठीक है, बोरॉन का छड़ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कैडमियम और बोरॉन ये दो चीजें मिल सकता है, लेकिन इसमें जो कंपोजिशन होता है वो बोरॉन, कैडमियम, सिल्वर और इंडियम का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। तो सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग की जाती है। आपको ये बताना है कि क्यों, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस है अभिकेंद्रीय बल को पैदा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन चारों में से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो संचार के लिए यूज किया जाता है, वह कौन सा है, वह है आपका FTP। FTP यानी FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब आपको समझ में आ गया, फाइल है, फाइल का ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी इसके संचार में ये काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क कैसी मेमोरी वाली डिस्क होती है ये आपको बताना है। कैसी होती है, यह एक चुंबकीय द्रव से निर्मित मेमोरी डिस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MDI का पूरा नाम क्या है। MDI का फुल फॉर्म क्या होता है। MDI का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस। क्या होता है MDI का फुल फॉर्म, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, विषम चुनिए, यानी यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, FCI, एक्जीम, IDBI और CDB, और इनका क्या काम है वो आपको दिया हुआ है। इसमें से आपको विषम चुनना है। जल्दी से ऑप्शंस को पढ़ो और विषम चुनो। FCI का क्या दिया हुआ है, वाणिज्य संस्थानों को वित्तीय सहायता। क्या FCI का ये काम है, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं है। तो आपका सही आंसर जो है वह A ही हो जाएगा। FCI का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसका फूड से रिलेटेड कोई काम होता तो चलता, लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिया हुआ है वाणिज्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है।
12वीं पंचवर्षीय योजना अभी खत्म हुआ है 2017 में, और इसका अवधि क्या था ये आपको बताना है। इसका अवधि मैंने बता दिया 2017, तो 2012 से 2017 इसका अवधि था। अगला क्वेश्चन है, पुरुष तथा महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर वाला राज्य कौन सा है? पुरुष और महिला की साक्षरता वाला अगर हम लोग जगह देखें तो इन चारों ऑप्शंस में से मैक्सिमम गैप जो है वह आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा जल्दी बताओ। मैक्सिमम गैप आपको कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम गैप आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ पे जो पुरुष की साक्षरता है राजस्थान में वह है आपका 79.19%, और महिलाओं की जो साक्षरता है वह है 52.12%। तो गैप बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। क्या है? बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। ये शब्द किसने कहे थे? यह किनका शब्द है? किनका है ये मिल्टन का कहा गया शब्द है। क्या है शब्द? बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ठीक है। किसका है ये मिल्टन का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्यापक परीक्षण निषेध संधि यानी CTBT निम्न में से किस पर निषेध से संबंधित है? CTBT किस पर निषेध से संबंधित है? तो CTBT शस्त्रागारों के विकास के लिए नाभिकीय परीक्षणों पर निषेध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस पार्टी के जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के आम चुनावों में जीत दर्ज की है? तो कनाडा का चुनाव संपन्न हुआ है और कनाडा के अभी PM कौन है यहाँ से आपको याद रखना है कि यह है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? यह बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से। किससे? लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से बिलोंग करते हैं जस्टिन ट्रूडो, और ये अभी है कनाडा के PM। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सरित यानी लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? लोटिक पारिस्थितिक तंत्र या लोटिक इकोसिस्टम, इसको इंग्लिश में लोटिक ही बोलते हैं, लोटिक इकोसिस्टम। हिंदी में क्या हो गया? सरित पारिस्थितिक तंत्र। आप ये बताओ इनमें से कौन सा है? देखो, जो भी रिवर, स्ट्रीम या स्प्रिंग, इन सब से जो इकोसिस्टम बनता है, ठीक है, यानी फ्लोइंग वाटर का इकोसिस्टम जो होता है उसको हम लोग लोटिक इकोसिस्टम बोलते हैं या लोटिक पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। इसमें से आपका क्या हो जाएगा? जो इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, तालाब, मोहना, सरिता और लेगून। तो इसमें से आपका तालाब इसका जो उदाहरण है वह नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए फ्लोइंग वाटर। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखना 2-3 बातें, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो क्षेत्र पूछा जाएगा उसी के हिसाब से आपका आंसर होगा। यहाँ आपका सही आंसर क्या हो सकता है? जल्दी बताओ क्या होगा आपका सही आंसर? अगर हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो यहाँ पे शोर का जो अनुमत स्तर है वह है आपका कितना? वह है 75 डेसिबल, ठीक है, अप्रॉक्स। अब यहाँ से अगर औद्योगिक क्षेत्र के बदले में आपको कॉमर्शियल क्षेत्र के बारे में पूछा जाता, कॉमर्शियल क्षेत्र के बारे में अगर पूछा जाता तो कितना होता? ये हो जाता आपका 65 डेसिमल। कितना होता? 65 डेसिमल दिन के टाइम में। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कब पूछा गया है, दिन के समय में पूछा गया है। दिन के समय में 75 डेसिबल औद्योगिक क्षेत्र में होता है, और यहीं पे अगर रात के समय में पूछा जाता तो 75 से कम होता, 75 से कम होता, और ये अप्रॉक्स 65 डेसिमल है। कितना है? 65 डेसिबल, डेसिमल नहीं डेसिबल, ठीक है, रात के समय में। लेकिन दिन के समय में 75 डेसिबल। वहीं पे अगर हम लोग कॉमर्शियल प्लेस का बात करें, ये औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया था, अब हम लोग कॉमर्शियल का बात करते हैं। तो कॉमर्शियल क्षेत्र में जो दिन में लिमिट है वह है 65 डेसिबल। कितना है? 65 डेसिबल, और रात के टाइम में है 55 डेसिबल, ठीक है। और तीसरा हम लोग बात करते हैं रेसिडेंशियल एरिया का, जहाँ पे लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया का। तो रेसिडेंशियल एरिया में जो इसका दिन के समय में लिमिट है वह है 55 डेसिबल। कितना है? 55 डेसिबल, और रात के टाइम में 45 डेसिबल, यानी 10-10 का गैप रखा गया है। ये याद रखना किस एरिया में आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी। तो बेनजीर भुट्टो ये पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी। इनकी हत्या कहाँ हुई थी ये आपसे पूछा गया। कहाँ हुई थी इनकी हत्या? इनकी हत्या रावलपिंडी में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है, ये आपको देखना है। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, शर्करा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, चर्म अनुसंधान संस्थान लखनऊ, चावल अनुसंधान संस्थान कटक। तो इन चारों में से कौन सा सही मैच किया हुआ है? कौन सा सही मैच है, जल्दी बताओ कौन सा सही मैच है? यह आपका डी, चावल अनुसंधान संस्थान कटक जो है यह आपका सही मैच है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें रेशम अनुसंधान संस्थान को, तो रेशम अनुसंधान संस्थान यह मैसूर में है, बेंगलुरु में नहीं है। कहाँ है? मैसूर में। शर्करा अनुसंधान संस्थान यानी चीनी अनुसंधान संस्थान, तो यह चेन्नई में नहीं है, यह कानपुर में है। और चर्म अनुसंधान संस्थान यानी लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? ये लखनऊ में नहीं है बल्कि ये चेन्नई में। ठीक है, अच्छा ऊपर जो मैंने शायद बताया इंडस्ट्रियल एरिया का आपका शोर का जो रात में लिमिट है वह 65 नहीं है, शायद वो 70 है। ठीक है, 70, 65 और 70 में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, इसको एक बार चेक कर लेना। 65 या 70 है, 70 है शायद। ठीक है, अगर 70 आपको ऑप्शन नहीं दिखे तो आप 65 मानना, लेकिन ऐसे शायद 70 है और रेस्ट सही था। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी UNWFP ने भारत में किस नाम से भुखमरी से निपटने हेतु एक अभियान आरंभ किया है? तो UNWFP ने भारत में एक अभियान चलाया है भुखमरी से निपटने के लिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फीड आवर फ्यूचर। क्या नाम है उसका? फीड आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की सहायता से भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए किस नाम से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है लॉन्च? राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र ने भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद की सहायता से यहाँ पर तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है, जल्दी बताओ क्या नाम है उसका? उसका नाम है टेक सागर। क्या नाम है उसका? टेक सागर। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज के सेट का 100 क्वेश्चन हमारा पूरा होता है यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आज के सेट्स में लगभग तो इजी ही क्वेश्चन थे, तो आपने जो स्कोर किया होगा वो ऑलमोस्ट 80 से एबव सबका होगा। जिनका भी 80 से एबव आ रहा है, 90 के आसपास आ रहा है, उनका स्कोर अच्छा है, एग्जाम में आप लोग बेशक अच्छे करोगे। लेकिन जिनका भी स्कोर 70 से नीचे है उनको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सेट पे भी डिपेंड करता है आपको किस तरह का सेट मिला है। तो ये सेट उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इस कारण से आपका स्कोर 80 से अबव रहना ही चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, मेहनत करो और मेहनत करो, रिवीजन करो। देखो सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन कितना आप करते हो, तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, आपका स्कोर बेहतर जरूर होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।